हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मई में सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी एंड अब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी। मैं आपके लिए एक बिगिनर्स गाइड लेकर आई हूँ जहां मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। इंटर सीए इंटर के आपके ग्रुप्स, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, पासिंग स्ट्रेटेजी, हर चीज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचती रहे। ठीक है। सपोज अभी आपने मई में आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी है एंड अब आप फाउंडेशन से इंटर में जाने वाले हो। ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस है। फाउंडेशन में आपके 4 पेपर थे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 4 सारे सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के थे सारे पेपर। ठीक है। लेकिन सीए इंटर लेवल पे आपका मैथ्स और आपका इकोनॉमिक्स ये दोनों सब्जेक्ट हट जाते हैं। ये दोनों इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। इंटर लेवल पे आपका जो अकाउंट्स है वो बन जाता है पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स एंड लॉ जो आपका है वो बन जाता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जो कि पेपर 2 होता है आपके ग्रुप 1 का। देखो डिटेल में बताती हूँ। आपके सीए इंटर में दो ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिसमें ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 पेपर। एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। आपका एडवांस अकाउंट्स और जो लॉ है वो दोनों 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। आपका जो टैक्सेशन है उसमें 2 पार्ट रहेंगे, डीटी और आईडीटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स जिसे इनकम टैक्स भी बोलते हैं आपने, एंड आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज योर जीएसटी। ये दोनों मिला के आपके 50-50 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रुप 2 जिसमें अगेन 3 पेपर है, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम। ठीक है। कॉस्टिंग आपका 100 मार्क्स का है, ऑडिट आपका 100 मार्क्स का है और एफएमएसएम मिला के 50-50 मार्क्स का पेपर आपका बनता है, सेम एज टैक्सेशन। ठीक है। ये आपको पता चल गया कितने सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर है, कितने ग्रुप है और कौन से ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट है, भी आपको ये पता चल गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। 2 ग्रुप में 100 मार्क्स के 3 पेपर है, मतलब पर ग्रुप 300 मार्क्स की आपकी एग्जाम है। आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लगेंगे, दैट इज 150 मार्क्स आपको हर दोनों ग्रुप में चाहिए रहेंगे। देन ओनली यू विल क्लियर द एग्जाम। इसके साथ एंड मैं बोल रही हूँ और नहीं, एंड आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, दोनों में, ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज आपने ग्रुप 1 की एग्जाम जो दी है, ठीक है, उसमें आपका एडवांस अकाउंट्स है, लॉ है एंड टैक्स है। ठीक है। सब में मिला के 40 40 40 मिनिमम आपका रहना चाहिए तो आपका सब्जेक्ट पास माना जाएगा। लेकिन इनका टोटल तो 120 ही हो रहा है। इनका टोटल 4 2 8 4 3 हाँ 120 ही हो रहा है। चाहिए तो आपको 150 एग्रीगेट पास होने के लिए। इसका मतलब आपको +30, भले आप 50-50 ला लो, भले ही आप 40-60-50 ला लो, 40-40-60 ला लो, डजेंट मैटर, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स जरूरी है एंड टोटल आपका मिला के 150 बनना चाहिए, 150 बनना चाहिए, तो ही आपका पूरा ग्रुप क्लियर माना जाता है। एक भी सब्जेक्ट रह गया पूरा ग्रुप फेल। और अगर आपका एग्रीगेट जो है 150 का, भले ही आपने 40-40 ला लिए हो, लेकिन अगर आपका एग्रीगेट क्लियर नहीं हो रहा है देन ऑल्सो यू आर फेल, आपके रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहेगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स मिनिमम एंड आपका एग्रीगेट कवर रहना चाहिए 150 मार्क्स। दो एंड दिस इज एप्लीकेबल बोथ योर, दोनों में सारे पेपर में 40-40 और दोनों में 150-150 का एग्रीगेट। ठीक है। काफी सीनियर से हो सकता है, कहीं और से कोई सीनियर फ्रेंड्स है आपके, कोई टीचर्स फैकल्टीज इधर उधर से सुना होगा, एग्जामेशन मिलता है, सेट ऑफ मिलता है मार्क्स का। ये क्या है? ये क्या है? सपोज आपने कोई सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स में आपने 60 मार्क्स ला लिए, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने 60 मार्क्स ला लिए दैट सब्जेक्ट विल बी एग्जाम्ड। फॉर एग्जांपल आपने 60 मार्क्स ला लिए लेकिन आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, भगवान ना करे आप फेल हो गए हो। ठीक है।
तो अगली बार आपको सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे फिर से, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपके 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स है, दैट सब्जेक्ट इज योर एग्जैक्ट सब्जेक्ट, वो पेपर आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दिस इज एग्जाम्पशन। जिस पेपर में, जिस अटेम्प्ट में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, अगले अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो भी गए हो, अगले अटेम्प्ट में आपको वो सब्जेक्ट फिर से नहीं देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एग्जाम्पशन इज। एंड व्हाट इज सेट ऑफ? सेट ऑफ क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रुप वन का जो एग्रीगेट है, ग्रुप वन का एग्रीगेट आपका बन रहा है 140 मार्क्स, एंड ग्रुप टू का जो एग्रीगेट है वो आपका बन रहा है 160 मार्क्स। हमने देखा दोनों ग्रुप में 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एग्रीगेट 150 चाहिए। ग्रुप टू में तो आपके 160 आ गए, मतलब ग्रुप टू तो क्लियर हो गया। ग्रुप वन में आए आपके 140 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा? इंस्टीट्यूट इधर से 10 मार्क उठा के ऊपर के ग्रुप में डाल देगा एंड बोल देगा यू आर क्लियर, आपके दोनों ग्रुप सक्सेसफुल है, आप पास हो सीए इंटर एग्जाम बोथ ग्रुप्स। दिस इज सेट ऑफ। और ये सेट ऑफ जो है ये ग्रुप वाइज है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है कि कोई सब्जेक्ट में आपको 37 आ गए और कोई सब्जेक्ट में 45 आ गए तो सब्जेक्ट के मार्क्स शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं। ये जो मार्क्स है, ये जो सेट ऑफ वाला सिस्टम है, ये ग्रुप वाइज है। और जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप्स दे रहा है, सिंगल ग्रुप के लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। आपको दोनों ग्रुप्स का एग्जाम देना पड़ेगा तो ही ये सेट ऑफ वाला सिस्टम एप्लीकेबल है। अगर एक ग्रुप में आपको 140 130 मार्क आ गए और दूसरे ग्रुप में आपको इतने मार्क्स है कि आपका पहले ग्रुप का एग्रीगेट जो है वो 150 बन रहा है, तो इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल लिख देगी आपके रिजल्ट पे, सेट ऑफ के थ्रू आप पास हो जाओगे। ये आपका हो गया एग्जाम्पशन क्या है एंड सेट ऑफ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्टडी का टाइमलाइन क्या है चाहिए। देखो, आपके पास दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर है। मेरे हिसाब से 7 मंथ्स, 7 मंथ्स आर सफिशियंट, जिसमें आप आपके सारे लेक्चर्स वगैरह पढ़ाई जो है वो कवर कर सको। ठीक है, एंड 2.5 to 3 मंथ्स, तो 2.5 महीने पकड़ के चलो, 7 महीने आप पढ़ रहे हैं, 2.5 महीने आपको मिनिमम 2.5 महीने रिवीजन एंड मॉक टेस्ट सीरीज के लिए देने पड़ेंगे। आप बिना राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना मॉक टेस्ट लिखे, बिना कोई भी किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो, डजेंट मैटर, ऑनलाइन है आप चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो उनकी टेस्ट सीरीज, नो मैटर व्हाट, आपको राइटिंग प्रैक्टिस 3 घंटे का पेपर लिखना कैसे है वो सब चेक करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना कंपल्सरी है, जरूरी है, आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट। तो आपको 2 से 2.5 महीना, मैं दो भी नहीं 2.5 महीना आपको निकालना पड़ेगा। उससे ज्यादा मिल रहा है अगर आपके लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट हो रहे, वेल एंड गुड, आप अच्छे स्टेज पे रहोगे, लेकिन मिनिमम 2.5 महीना आपको निकालना पड़ेगा साइड में, एग्जाम के पहले का 2.5 महीना, जिसमें आप सारा रिविजन करोगे आपका एंड मॉक टेस्ट लिखोगे। 6 to 7 मंथ्स में आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए एंड होते हैं, ये रहना चाहिए आपका टाइमलाइन। 6 months to 7 months में आपके जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स में आप रिवीजन कर रहे हो और मॉक टेस्ट लिख रहे हो। ये आपका पूरा टाइमलाइन रहना चाहिए सीए इंटर जर्नी का, सीए इंटर शेड्यूल का। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट, बिफोर योर रिजल्ट्स और आफ्टर योर रिजल्ट्स। अभी मई में आपने एग्जाम दे दिए तो अब रिजल्ट का वेट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए या बाद में स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, आई बिलीव कि अच्छी एग्जाम अगर आपने दी है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं क्लियर कर ही जाऊंगा एग्जाम, थोड़ा सा एंजॉय करना है और 8-10 दिन आपको ब्रेक लेना है, ये वो ठीक है। एटलीस्ट आज सपोज 4 जून है तो एटलीस्ट आप 15 जून से तो स्टार्ट करिए। अगर आप रिजल्ट वेट करना चाहते हो देन ऑल्सो इट इज नॉट एन इश्यू, आप वेट कर सकते हो। अगर आप पहले स्टार्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ बुरा ही हो जाएगा। ठीक है, एंड रिजल्ट तक वेट करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हो, आपको नहीं पता आपका रिजल्ट क्या आएगा फाउंडेशन का, उससे अगर इश्यूज है, या फिर और एक इशू हो सकता है कि जहां से आप हो, अगर आप ऑफलाइन फेस टू फेस बैचेस लेने वाले हो एंड उनकी जो बैचेस है वो स्टार्ट ही आपके रिजल्ट होने के बाद होगी, तो फिर आप क्या कर सकते हो ना,
इट्स नॉट एन इशू अगर आप रिजल्ट के बाद भी स्टार्ट कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ और शुरू करना चाहते हो, अच्छा है, माइंड में है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ स्टार्ट, गो फॉर इट, देर इज नॉट एन इशू। इस पे कोई ऐसा है नहीं कि हाँ करना ही चाहिए या नहीं ही करना चाहिए, नो, एज पर योर कन्वीनियंस, क्योंकि आप अभी अभी एग्जाम दे के आए हो, रेस्ट लेना चाहते हो, ब्रेक लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू है, क्लासेस ही लेट स्टार्ट होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इच्छा है, मन है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जॉस्ट करके खुद को करो, नहीं, अगर सही में इच्छा है तो कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों देना चाहिए या एक ही ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए, एक एक करके ग्रुप देना चाहिए। माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, और आई बेट आप किसी भी फैकल्टी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, कोई भी बोलेगा कि गो फॉर बोथ ग्रुप्स, और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको ये सेट ऑफ एंड ऑल ये सब बता दिए हैं। गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अभी से क्यों डिसाइड करना है आपको कि आप एक ग्रुप दोगे या दो ग्रुप दोगे? जब भी आपके एग्जाम के 1.5 महीने पहले आपका जो एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम फॉर्म भरते हुए आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ अब से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एग्जाम है, मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं एक ग्रुप के स्टेज पे हूँ या मैं बोथ ग्रुप के स्टेज पे हूँ, तब डिसीजन लो। एंड मैं बता रही हूँ, देखो ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म भरते वक्त भी कि एक ही ग्रुप दूंगा, एक ही ग्रुप दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे दोनों ग्रुप जाके देते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कीजिए। आपको क्यों अभी से खुद को ऐसा बनाना है कि सिंगल ग्रुप दू, दोनों ग्रुप नहीं दू, ये वो, आप सोचिए ना कि ग्रुप्स है, आप सोचिए 6 सब्जेक्ट है, जैसे आपके फाउंडेशन में 4 पेपर थे, ठीक है, कोई ग्रुप थे क्या कि 2 पेपर एक ग्रुप में, 2 पेपर दूसरे ग्रुप में, नहीं थे ना, आपने चारों प्रिपेयर किए ना, बस वैसे ही समझो कि 6 पेपर है और कोई ग्रुप्स नहीं है और बस एग्जाम देनी है, वैसा ही समझो, समझो ही मत, आप सोचो ही मत कि ग्रुप्स है वगैरह। और अगर आपको सोचना भी है तो ये अभी से सोचने की बात नहीं है, आपका जब एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले आप किस स्टेज पे हो, खुद को एनालाइज करके फिर आप डिसाइड करोगे कि एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों दे सकते हो। अभी से नहीं, स्टार्ट स्टडिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। अब फैकल्टीज देखो, सारी फैकल्टीज अच्छी ही होती है, सारी फैकल्टीज अच्छा ही पढ़ाती है, सारी फैकल्टीज नोट्स अच्छी देती है, सारी फैकल्टीज क्वेश्चन बैंक देती है, सारी फैकल्टीज के स्टूडेंट पास होते हैं, सारी फैकल्टीज के स्टूडेंट्स रैंक्स लाते हैं, सब कुछ होता है। आपको बैठ के थोड़ा सा टाइम निकाल के डिसाइड करना है कि आपको ऑफलाइन में जाना है या ऑनलाइन मोड में जाना है। अगर आप ऑफलाइन मोड में जा रहे हो तो मस्त बैठ के फैकल्टीज देखो, सीनियर्स से पूछो, फ्रेंड्स से पूछो, यूट्यूब पे सर्च करो, टेलीग्राम चैनल्स देखो, देखो कि कौन सी फैकल्टी आप किस तरह से पढ़ा रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं उस फैकल्टी का, सब कुछ बैठ के एनालाइज करो एंड देन चूज योर फैकल्टी। और अगर ऑनलाइन मोड में नहीं जा रहे हो, ऑफलाइन मोड में जा रहे हो, बैठ के फेस टू फेस क्लासेस करने वाले हो, फिर टेंशन ही नहीं आपको फैकल्टी चूज करने का। दिस इज स्टूडेंट्स हु विल गो फॉर ऑनलाइन मोड, अच्छे से एनालाइज कीजिए, फैकल्टी के साथ आपकी जो वाइब है वो मैच होनी चाहिए, आप पता चलना चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देखिए कि कोई फैकल्टी अगर ऐसी है कि बहुत ही लंबी चौड़ी बुक्स नोट्स दे रही है, कोई, मतलब मैं किसी का बुरा नहीं बोलना चाह रही, लेकिन एनालाइज कीजिए और अच्छे से खुद को, आपको जो समझता है वो फैकल्टी डिसाइड कीजिए, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट योर, दिस इज प्रो टिप, और ये एक रैंकर की स्ट्रेटेजी है, योर डिसिप्लिन मैटर्स। आपकी डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, नो मैटर व्हाट। देखो अभी ना आप जोश में रहोगे रिजल्ट आने के बाद में कि हाँ विंटर की प्रिपरेशन करूंगा, मस्त पढ़ूंगा, लेक्चर कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब हो रहा है, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप जोश में रहोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद कौन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है? 15 से 20% स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, एंड देन वी नो द रिजल्ट, रिजल्ट भी इतना ही आ रहा है। जो लोग पूरा 8-9 महीने सेम डिसिप्लिन में, बोलना इजी है, इट इज वेरी इजी टू स्पीक, कि आप सुबह उठ रहे हो, आप लेक्चर कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, इट इज वेरी इजी टू स्पीक,
लेकिन जब उसको एक्ट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो। 1 डेढ़ 2 महीने बाद में इंसान थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाता है, 4 5 महीने बाद इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, रोना आएगा, डिप्रेस्ड फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे, सब होगा, सबके साथ होता है। आप अकेले नहीं हो, सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। आपको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों से बात कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और कोई किस लोगों से, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एनीवन। बात कीजिए, बात करने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये मैं थोड़ा आगे का बता रही हूँ, बट आपकी डिसिप्लिन, आपको डेली लेक्चर करना पड़ेगा। और रैंकर की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं बताऊं? रैंकर की स्ट्रेटेजी क्या है? रैंकर की स्ट्रेटेजी इज, जो जिस दिन पढ़ा, जिस दिन जिस चीज का लेक्चर किया, सपोज आपने अगर आज टैक्सेशन का कोई लेक्चर किया है, तो बैठो शाम में 1 घंटा निकालो, और जो लेक्चर किया है, जो पढ़ा है, उसको रिवाइज करो। खुद से करो, ऐसे नहीं कि किधर से इधर से उधर से देख लिया, कोई लेक्चर रिवीजन का नहीं। खुद से रिवाइज करो। आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि आपको खुद को समझाना चाहिए, खुद को समझाइए, खुद को बताइए, खुद को एनालाइज कीजिए। ये एक रैंकर की स्ट्रेटेजी है क्या? जिस दिन जो पढ़ा, उस दिन उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। एंड सीए एग्जाम्स आपका रिटेंशन पावर ही टेस्ट करता है। कौन याद रख पा रहा है, कौन रिटेन कर पा रहा है, एग्जाम में बैठ के किसको याद आ रहा है, पढ़ा सबने है, लिख कौन पा रहा है, वो मैटर करता है। तो ये जो है आपकी रैंकर की स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब या को सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जो करता है ना, हर चीज सैक्रिफाइस, 15-20% स्टूडेंट वो क्लियर भी कर जाता है। यू नीड टू डू इट, यू नीड टू सैक्रिफाइस इट। आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जिस दिन जो लेक्चर किया, शाम में अगले 8 9 महीने बैठो और शाम में बैठ के रिवाइज करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, ये एक प्रो टिप थी लास्ट में जो मैं आपको दे रही हूँ, कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी बिगिनर्स गाइड लेके आई थी मैं आपके लिए। अगर अभी अभी एग्जाम दिए हो तो जरूरी था आपके लिए, कोई तो कहीं से पता चल जाता है क्या नहीं है डिटेल में, तो अच्छा रहता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड थैंक यू सो मच। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे दीजिए। और कुछ डाउट्स है, कुछ और पूछना है, तो बिल्कुल पूछिए, मैं आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।